माँ उदास बैठी है। वो अपने हाथ में कविता के बचपन की फोटो लेकर उसे देख रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिन्हें वो पोंछती है। तभी विजय आकर उसके पास बैठ जाता है। देख विजय, तेरी बहन की ये तस्वीर तब की है जब वो बहुत छोटी थी। जहाँ भी मैं जाती, हर समय मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। जब मैं खाना बनाती थी ना, तो आकर बड़े प्यार से कहती थी, माँ मुझे भी खाना बनाना सिखाओ, फिर मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। विजय उदास नजरों से माँ की ओर देखता है और उनकी पीड़ा को महसूस करता है। माँ, आपने फिर वही तस्वीर निकाल ली। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जो चला गया उसे बार बार याद करके रोने से कोई फायदा नहीं होता। इससे सिर्फ आपका दर्द और बढ़ेगा। कविता तो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर आप यूं ही खुद को तकलीफ देती रहीं तो उसे भी कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या करूं बेटा, जब भी इस तस्वीर को देखती हूँ ऐसा लगता है कि अभी दरवाजा खुलेगा और कविता दौड़ती हुई अंदर आ जाएगी, आकर मेरी गोद में बैठ जाएगी और मुस्कुराते हुए कहेगी, माँ बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? माँ, 15 साल हो गए। अगर हमारी गुड़िया जिंदा होती तो अब तक वापस आ गई होती। अब तो मैंने भी उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दी। माँ का दिल कभी उम्मीद छोड़ता है क्या बेटा? मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी एक दिन जरूर वापस आएगी। काश ऐसा ही हो माँ। विजय निराश मन से माँ की ओर देखता है, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चला जाता है। माँ वहीं बैठी कविता की तस्वीर को सीने से लगाए आंसू बहाती रहती है। विजय अपनी दुकान की ओर जा रहा होता है। तभी सामने से इंस्पेक्टर राठौड़ आते हुए दिखाई देते हैं। विजय उन्हें देखकर रुक जाता है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। मैं तो तुम्हारी दुकान की ओर ही जा रहा था, लेकिन देखा कि आज दुकान खुली ही नहीं थी। सब कुशल मंगल तो है ना? आप तो जानते ही हैं इंस्पेक्टर साहब, माँ रीना को याद करके अक्सर रोती रहती हैं। उसी चक्कर में कभी कभी दुकान खोलने में देर हो जाती है। चोर नहीं, चोरों का पूरा गैंग है, गैंग। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे ही गांव में सक्रिय है। क्या बात कर रहे हो साहब? चोरों का गैंग हमारे गांव में? ये देखो, यही है उस गैंग का मुखिया। अगर ये हमारे हाथ लग गया तो पूरे गैंग को पकड़ना आसान हो जाएगा। अगर ये तुम्हें कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत मुझे फोन कर देना। मैं तो कहता हूँ इसकी फोटो अखबार में छपवा दीजिए, फिर ये ससुरा कहीं छिप नहीं पाएगा। विजय अपनी बात कहकर हल्का सा हंस देता है। राठौर उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। विजय की हंसी तुरंत थम जाती है। जी, मैं चलता हूँ इंस्पेक्टर साहब। विजय वहां से जल्दी जल्दी चला जाता है। इंस्पेक्टर राठौड़ कुछ पल तक शक भरी नजरों से उसे जाते हुए घूरते रहते हैं। फिर अपनी जेब से कालू की तस्वीर निकालकर उसे गौर से देखते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही होती है। इसके बाद वो तस्वीर वापस जेब में रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। माँ चुपचाप बैठी होती है, गहरी सोच में डूबी हुई। तभी कविता वहां आती है। माँ को इस तरह उदास और बैठे हुए देखकर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगती है। वो तेज कदमों से माँ के पास आती है। ओह माँ जी, मैं दिन भर घर के सारे काम करती रहूं और आप यहाँ आराम से बैठी दिन में तारे गिनती रहें। कुछ काम काज भी कर लिया करो, बुढ़ापे में शरीर भी ठीक रहेगा। न काम की न काज की, बस मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बहू? मैंने कब काम करने से मना किया है? आज सुबह से रीना की बहुत याद आ रही थी। उसी की यादों में खो गई, इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। बेटी बेटी बेटी, जब देखो बस उसी का नाम लेती रहती हो। आपको कितनी बार समझाऊं माँ जी, आपकी रीना अब कभी वापस नहीं आने वाली। वो मर चुकी है, ये बात आप कब समझेंगी? खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो तुम मुझे जो चाहे कह लो, जितना चाहे अपमान कर लो,
लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहना। आप भी अपनी बेटी के साथ कहीं गुम हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए, अंदर जाकर सारे बर्तन साफ कीजिए। माँ की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो चुपचाप सिर झुकाकर कविता की ओर देखती है। बिना कुछ कहे भारी मन और डगमगाते कदमों से अंदर चली जाती हैं। हे भगवान, या तो इसकी बेटी को वापस भेज दो या फिर इसे ही अपने पास बुला लो। रोज रोज का ये नाटक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रीना मुस्कुराते हुए दौड़कर घर के अंदर आती है। उसकी आंखों में उत्सुकता और अपनापन साफ झलक रहा होता है। वो ठहर कर पूरे घर पर एक नजर डालती है, मानो बरसों बाद अपने बचपन की यादों को फिर से जी रही हो। माँ, मैया, माँ देखिए मैं आ गई। रीना की आवाज सुनकर माँ, विजय और कविता जल्दी से बाहर आते हैं। तीनों की नजर रीना पर पड़ती है। वे कुछ पल उसे हैरानी से देखते रहते हैं, लेकिन इतने वर्षों बाद उसका चेहरा बदल जाने के कारण उसे पहचान नहीं पाते। बेटी, तुम कौन हो? किससे मिलना है तुम्हें? भैया, आप विजय भैया है ना? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। भैया, मैं आपकी गुड़िया हूँ। मैं रीना हूँ। रीना की बात सुनते ही विजय और कविता हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। दोनों के चेहरे पर गहरा सदमा साफ दिखाई देता है। माँ धीरे धीरे कांपते कदमों से रीना के पास आती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हाथों से बड़े प्यार से रीना के गालों को छूती हैं और उसे टकटकी लगाकर देखने लगती हैं। मेरी बेटी आ गई, मेरी प्यारी बेटी। कोई माने या न माने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगी। देखो, मेरी दुआ और मेरा इंतजार आज रंग ले आया। लेकिन इतने सालों से तुम कहाँ थी? तुम कभी हमसे मिलने भी नहीं आई, और आज अचानक तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? मुझे तो ये कोई और ही लगती है। पता नहीं, कहीं ये हम सबको धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही। आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है? उस दिन मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते एक ट्रक में जाकर छिप गई और वहीं मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद ट्रक चल पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत घबरा गई। डर के मारे मैंने चलते ट्रक से छलांग लगा दी। मेरे सिर पर गहरी चोट लगी और मेरी याददाश्त चली गई। इसलिए मैं ना तो आपको पहचान पाई और ना ही कभी अपने घर वापस आ सकी। माफ कर दे गुड़िया, इतने सालों बाद जब तू वापस आई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इसी वजह से मैं तुझ पर शक कर बैठा। मुझे तो अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है। अगर सच में तुम इसी घर की रीना हो तो बचपन की ऐसी कोई बात बताओ जो सिर्फ इस घर के लोगों को ही पता हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि यही मेरा घर है और आप सब मेरा परिवार हैं। इसके अलावा मेरी याददाश्त में कुछ भी नहीं बचा। बहू, तुम भी क्या पुलिस वालों की तरह हर बात पर शक करने लगी हो? ये हमारी रीना ही है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। माँ, विजय और रीना घर के अंदर चले जाते हैं। कविता वहीं खड़ी रीना को शक भरी नजरों से देखती रहती है। उसके चेहरे पर अब भी अविश्वास साफ झलक रहा होता है, मानो उसे रीना की कहानी पर जरा भी भरोसा ना हो। रीना चुपके से कमरे में आती है। वो इधर-उधर देखकर ये तसल्ली करती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर धीरे-धीरे अलमारी के पास जाती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है। तभी अचानक कविता कमरे में आ जाती है। रीना उसे देखकर घबरा जाती है और तुरंत अलमारी बंद कर देती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। तुम इतनी रात गए इस कमरे में क्या कर रही हो और अलमारी में क्या ढूंढ रही थी? मैं तो बस यूं ही घर देख रही थी। इतने सालों बाद अपने घर वापस आई हूँ ना, इसलिए खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही?
तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम चोरों की तरह आधी रात को पूरे घर में घूमती फिरो। तुम्हें नींद नहीं आ रही तो कम से कम दूसरों को तो चैन से सोने दो। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही इसका ख्याल रखना चाहिए था। मुझे अब भी तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए आगे से कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। क्या भाभी, आप भी ना? मैं अपने ही घर में भला कोई गलत काम क्यों करूंगी? मुझे पूरा यकीन है कुछ दिनों में आपको भी मुझ पर भरोसा हो जाएगा। अच्छा भाभी, अब मैं सोने जाऊं? हाँ, जाओ। और याद रखना, आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे किसी को तुम पर शक करने का मौका मिले। रीना वहां से अपने कमरे की ओर चली जाती है। कविता की नजरें लगातार उसी पर टिकी रहती हैं। उसके मन का शक अभी भी दूर नहीं हुआ होता। रीना के जाते ही कविता भी चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। वो बिना कोई आहट किए रीना पर नजर रखने की कोशिश करती है। घने जंगल के बीच कालू बेचैनी से रीना का इंतजार कर रहा होता है। वह बार बार इधर उधर नजरें दौड़ाता है, मानो किसी के आने की आहट सुनने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही देर बाद रीना वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही कालू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दोनों सावधानी से चारों ओर नजर डालते हैं ताकि यह पक्का हो जाए कि उनका पीछा कोई नहीं कर रहा। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। अरे कालू, मैं भी कब से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कविता की बच्ची मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। और ऊपर से माँ जब देखो तब बेटी बेटी कहते हुए मेरे आसपास ही मंडराती रहती है। छोड़ो ये सब बातें, काम की बात करो। कुछ सोना जेवर या कोई कीमती सामान हाथ लगाया नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। इतना वक्त क्यों लग रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। अरे बताया तो सही, घर में कोई मुझे अकेला छोड़े तब ना मैं कुछ करूं। पहले ही दिन मैं तिजोरी तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी भाभी आ गई। अगर वो थोड़ी देर और ना आती तो मैं पूरी तिजोरी साफ कर देती। ठीक है, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी करना होगा। एक ही गांव में ज्यादा दिन रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। सुना है यहाँ का इंस्पेक्टर मेरी तलाश में लगा हुआ है। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो कालू, मैं पूरा घर साफ करके तुम्हारे पास ले आऊंगी। जल्दी करना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रीना वहां से जल्दी जल्दी निकल जाती है। उसी समय पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिपी कविता ये पूरी बातचीत सुन और देख रही होती है। रीना और कालू के जाने के बाद उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव साफ दिखाई देते हैं। अब उसे यकीन हो चुका होता है कि रीना कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। कविता तेजी से गांव की ओर लौट रही होती है। तभी पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है। इंस्पेक्टर राठौर अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचते हैं और कविता के पास आकर रुक जाते हैं। वो बाइक से उतरकर कविता के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी के भाव देखते हैं। नमस्कार भाभी जी, इस वक्त जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही थी? मैं अपनी ननद का पीछा करते हुए वहां गई थी। आपकी ननद? लेकिन वो तो सालों से लापता थी। फिर आप किसका पीछा कर रही थी? कहीं आपने कोई सपना तो नहीं देख लिया? नहीं सर, शायद आपको पता नहीं, मेरी ननद सालों बाद वापस आ गई है। लेकिन क्या लगता है आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? मुझे लगता है वो कोई चोर है। मैंने उसे अभी जंगल में एक आदमी के साथ चोरी की बातें करते हुए सुना। हाँ, उसका नाम कालू था। कालू का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर राठौर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह एक पल के लिए चौंक जाते हैं, फिर तुरंत अपनी जेब से एक तस्वीर निकालते हैं और कविता की तरफ बढ़ा देते हैं। कहीं आप इसी कालू की बात तो नहीं कर रही हैं? हाँ, यही था। मैंने इसी आदमी को जंगल में देखा था। क्या ये कोई बड़ा मुजरिम है? हाँ, ये बहुत बड़ा चोर है। और अब तो मुझे पूरा शक है कि आपकी कथित ननद भी इसकी साथी है। सर, आप अभी चलिए और उसे पकड़ लीजिए।
अगर वो भाग गया तो फिर शायद कभी हाथ नहीं आएगा। नहीं, अगर अभी उसे पकड़ लिया तो कालू भाग जाएगा। कालू को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, उस लड़की पर नजर रखिए और मुझे हर छोटी बड़ी बात की खबर देती रहिए। अगली बार जब वो कालू से मिलने जाएगी तब हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और हाँ, तब तक इस बात का जिक्र किसी से भी मत कीजिए। कविता घबराई हुई इंस्पेक्टर राठौर की बात मानकर वहां से चली जाती है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही होती है। अब उसके मन में बस यही बात घूम रही होती है कि किसी भी तरह रीना और कालू को रंगे हाथों पकड़वाना है। घर के अंदर विजय मेज पर बैठा घर के कागजात ध्यान से देख रहा होता है। तभी माँ अपने पुराने गहनों की डिब्बी हाथ में लेकर वहां आती है। उनके चेहरे पर गंभीरता और ममता दोनों साफ दिखाई दे रही होती हैं। बेटा, ये मेरे पुराने गहने हैं। इन्हें बेचकर अपनी बहू के लिए नए गहने बनवा देना। आखिर इतने सालों बाद मेरी बेटी रीना घर लौटी है। उसके आने की खुशी में घर की बहू भी नए गहने पहन लेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, ऐसा करने की क्या जरूरत है? और फिर ये आपके गहने हैं, इन्हें आप ही संभाल कर रखिए। वैसे भी आप तो इन्हें कभी पहनती भी नहीं। अरे बुद्धू, मैं अपने लिए नहीं कह रही। ये गहने रीना और कविता के लिए हैं। अब मेरी उम्र कहाँ रही इन्हें पहनने की। सोचा क्यों ना ये गहने अपनी बहू और बेटी को दे दूं। उन्हें इन्हें पहने देखकर ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। माँ, मैं भी बिल्कुल आपकी ही तरह सोच रहा था। ये घर, जमीन और सारी जायदाद मेरे नाम पर है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से आधा हिस्सा अपनी बहन रीना के नाम कर दूं। आखिर वो भी इस घर की बेटी है, उस पर भी उतना ही हक है जितना मेरा। विजय की बातें सुनकर माँ की आंखें खुशी से भर आती हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो भावुक होकर विजय के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और उसे गले लगा लेती हैं। उनके चेहरे पर इस बात की संतुष्टि साफ दिखाई देती है कि उनके बेटे ने रिश्तों की कीमत दौलत से कहीं ज्यादा समझी है। बेटा, आज के जमाने में जहाँ जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, वहीं मेरा बेटा अपनी खुशी से अपनी बहन को उसका हक देने की बात कर रहा है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। भगवान हर घर को तुम्हारे जैसा बेटा दे। माँ, ये सब आपके ही दिए हुए संस्कार है। आपने ही हमें सिखाया है कि रिश्ते दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। और आप भी तो अपना सब कुछ अपनी बहू और बेटी को सौंपने जा रही हैं। अगर आज मैं ऐसा सोच पा रहा हूं तो सिर्फ आपकी परवरिश की वजह से। अब जा बेटा, मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे नए गहने लेकर आ। मैं अपनी बहू और बेटी को एक साथ उन गहनों में सजा हुआ देखना चाहती हूँ। माँ की बात सुनकर विजय मुस्कुराते हुए गहनों की डिब्बी उठाता है। वो माँ के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और नए गहने बनवाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। माँ उसे जाते हुए देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की मुस्कान साफ झलक रही होती है। रीना घर के काम में व्यस्त होती है। वह आंगन में सफाई और दूसरे घरेलू काम कर रही होती है। तभी माँ मुस्कुराते हुए हाथ में नए गहनों का डिब्बा लेकर वहां आती है। उनके चेहरे पर अपनी बेटी को सरप्राइज देने की खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। रीना अभी माँ के हाथ में रखा डिब्बा नहीं देख पाती। रीना बेटी, ये लो, ये गहने मैंने तुम्हारे लिए बनवाए हैं।
इतने सालों बाद मेरी बेटी घर लौटी है, उसके स्वागत में इतना तो बनता ही है। आओ, इन्हें पहनकर मुझे दिखाओ। माँ के हाथों में नए गहनों का डिब्बा देखकर रीना एक पल के लिए चौंक जाती है। उसकी नजरें गहनों पर टिक जाती हैं। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा हुआ लालच और हैरानी एक पल के लिए साफ झलक जाती है। अगले ही पल वह अपने भाव छिपाकर माँ की ओर प्यार से देखने लगती है। लेकिन माँ, ये सब अचानक क्यों? मेरे लिए इतने महंगे गहनों की क्या जरूरत थी? मैं तो बस आपका प्यार और अपनापन ही अपने लिए सबसे बड़ा तोहफा मानती हूँ। अचानक? कुछ नहीं बेटी, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए ही संभाल कर रखा था। अब जब मेरी बेटी इतने सालों बाद घर लौट आई है, तो इन्हें संभालने का हक भी उसी का है। लो, अब से ये गहने तुम्हारे हैं, संभाल कर रखना। माँ, क्या आपको सचमुच इतना विश्वास था कि मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगी? विश्वास तो होगा ही ना बेटी। मुझे तुझ पर भी भरोसा था और अपने भगवान पर भी। मैं हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि एक दिन मेरी बेटी जरूर लौट कर आएगी। और देख, आज मेरा विश्वास सच साबित हो गया। लेकिन माँ, आपने मेरे आते ही मुझ पर आग बंद करके भरोसा कर लिया। एक बार भी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि कहीं मैं कोई धोखेबाज या फ्रॉड लड़की भी तो हो सकती हूँ? अरे पगली, अगर कोई फ्रॉड इतना प्यारा हो तो मुझे ऐसा फ्रॉड भी मंजूर है। और अगर मान भी लूं कि तू फ्रॉड होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे आने से इस घर में जो खुशियां लौटी हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। माँ के जाते ही रीना के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और आंसू छलक पड़ते हैं। वह गहनों की डिब्बी को अपने सीने से लगा लेती है। पहली बार माँ का निस्वार्थ प्यार उसके दिल को भीतर तक छू जाता है। एक पल के लिए उसके मन में अपने किए पर पछतावे की हल्की सी टीस उठती है। कविता कमरे में चुपचाप बैठी किसी गहरी सोच में डूबी होती है। तभी विजय हाथ में घर का और जमीन के कागजात लेकर वहां आता है। उसके चेहरे पर संतोष और हल्की सी मुस्कान होती है। वह कविता के सामने बैठता है और कागजात उसकी ओर बढ़ा देता है। कविता हैरानी से उन कागजात की ओर देखने लगती है। देखो कविता, मैंने अपनी आधी जायदाद रीना के नाम कर दी है। आखिर वो भी इस घर की बेटी है। उसका इस घर और इस जायदाद पर उतना ही हक है जितना मेरा। क्या? ये आपने क्या कर दिया? आपने इतनी बड़ी जायदाद उस लड़की के नाम कर दी, जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी ठीक से पता नहीं है। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? रीना मेरी सगी बहन है। उसका इस घर और इस जायदाद पर पूरा हक है। मैंने सिर्फ उसे उसका अधिकार दिया है। अभी तो हम उसे ठीक से जानते भी नहीं हैं, और आपने इतनी बड़ी जायदाद का आधा हिस्सा उसके नाम कर दिया। अगर बाद में कुछ गड़बड़ निकली तो हम क्या करेंगे? किसी को जानने के लिए कभी कभी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है, और कभी कभी कुछ ही दिन काफी होते हैं। रीना, जरा इधर आना तो। विजय की आवाज सुनकर रीना वहां आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए विजय और कविता की ओर देखती है। विजय बिना कुछ कहे घर और जमीन के कागजात उसके हाथ में रख देता है। रीना हैरानी से उन कागजात को देखती है और फिर सवाल भरी नजरों से विजय की ओर देखने लगती है। रीना, आज से इस घर, जमीन और पूरी जायदाद में तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। ये कागज अब तुम्हारे नाम है। आखिर तुम भी इस घर की बेटी हो, और इस परिवार की हर चीज पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना मेरा। नहीं भैया, मैं ये नहीं ले सकती। ये कागज आप वापस रख लीजिए। मुझे इस जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों का प्यार और अपनापन ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। क्यों? क्या एक भाई अपनी बहन को इतना भी नहीं दे सकता? ये कोई एहसान नहीं है रीना,
ये तुम्हारा अपना हक है और अपने हक को लेने से कभी मना नहीं करते। लेकिन भैया, ये बहुत ज्यादा है। माँ ने भी अपने गहने मुझे दे दिए। अब मैं ये सब कैसे ले सकती हूँ? इतना प्यार और अपनापन ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रीना की नम आंखें देखकर विजय हल्का सा मुस्कुराता है। वो धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है, रुमाल निकालता है और प्यार से रीना की ओर बढ़ा देता है। ये लो, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। आज से ये वादा रहेगा कि सुख हो या दुख, हम भाई बहन हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। विजय की बात सुनकर रीना आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में हैरानी, भावुकता और उलझन एक साथ दिखाई देती है। कुछ पल तक वह चुपचाप विजय के चेहरे को देखती रहती है। उसके हाथ में पकड़ा रूमाल और जायदाद के कागज हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। विजय की निस्वार्थ मोहब्बत देखकर रीना भीतर ही भीतर टूटने लगती है। अरे बांध ना, इतने सालों से इस भाई की कलाई तेरी राखी के लिए तरस रही है। आज भगवान ने मुझे मेरी बहन वापस लौटा दी है। अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। रीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विजय मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है, फिर जायदाद के कागज उसके हाथ में रख देता है। इस बार रीना बिना कोई विरोध किए चुपचाप कागज पकड़ लेती है। उसकी आंखों में गहरा अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा होता है। वह नम आंखों से विजय की ओर देखती है, फिर सिर झुकाकर उदास मन से वहां से चली जाती है। कविता रीना को ढूंढते हुए पूरे घर में इधर-उधर भटकती है। वह एक-एक कमरे में जाकर उसे आवाज लगाती है, लेकिन रीना कहीं दिखाई नहीं देती। यह देखकर कविता के चेहरे पर चिंता और शक साफ झलकने लगता है। माँ जी, विजय, रीना, रीना घर से भाग गई। कविता की चीख सुनते ही माँ और विजय घबराकर दौड़ते हुए वहां आते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वे हैरानी से कविता की ओर देखते हैं और उसके पास आकर रुक जाते हैं। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रीना क्यों भागेगी? वो कहीं नहीं गई होगी, जरूर घर के किसी काम से बाहर गई होगी। अरे आप लोगों की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है, आपको सच्चाई दिखाई ही नहीं दे रही। वो लड़की आपकी बेटी रीना नहीं थी, वो एक चोर थी, चोर। बस बहुत हो गया कविता। मेरी बहन के बारे में मैं एक भी उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा। बिना किसी सबूत के उस पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। और अगर वो रीना नहीं है तो फिर कौन है? तुझे सब पता है तो तू ही बता दे, आखिर वो लड़की है कौन? वो एक चोर है, इस घर में चोरी करने आई थी। मैंने अपनी आंखों से उसे जंगल में उसके साथी से मिलते हुए देखा है। मैंने उन दोनों की सारी बातें भी सुनी हैं। वो इस घर की तिजोरी, गहनों और जायदाद को लूटने की योजना बना रहे थे। कहानी बनाना तो कोई तुमसे सीखे कविता। अगर तुम्हें इतना सब कुछ पहले से पता था तो तुमने हमें उसी वक्त क्यों नहीं बताया? बोलो, अब चुप क्यों हो? क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर राठौड़ ने मना किया था। वो अभी रीना को नहीं पकड़ना चाहते थे, वो उसके सरगना कालू को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं किसी को कुछ न बताऊं और रीना पर नजर रखूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ तुम्हारी ये बातें। आखिर सच क्या है कविता? मैं किस पर विश्वास करूं? तभी घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकती है। इंस्पेक्टर राठौड़ रीना और कालू को अपने साथ लेकर घर के अंदर आते हैं। कालू के दोनों हाथों में हथकड़ियां लगी होती हैं, जबकि रीना सिर झुकाए खामोश खड़ी रहती है। इंस्पेक्टर राठौड़ को देखते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ, विजय और कविता हैरानी से उनकी ओर देखने लगते हैं। रीना बेटा, ये बहू कैसी बातें कर रही है? और ये आदमी कौन है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे बता, आखिर सच क्या है? भाभी ने जो भी कहा वो सब सच है। मैं इस घर में चोरी करने के इरादे से ही आई थी। मैं आपकी असली रीना नहीं हूँ। मैंने आप सबके भरोसे और प्यार का फायदा उठाया है। देखा, मुझे तो पहले ही दिन से उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया।
अब दीजिए उसे गहने और दीजिए अपनी जायदाद, जिसे आपने बेटी समझकर सब कुछ सौंप दिया। वो तो आपके भरोसे का फायदा उठाने आई थी। इतनी जल्दी किसी फैसले पर मत पहुंचिए। रीना खुद मेरे पास आई थी। उसने अपने हाथों से ये गहने, जायदाद के कागज और कालू का ठिकाना भी मुझे बताया। अगर इसकी नीयत खराब होती तो ये सब लेकर आराम से भाग सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मैं इस घर में चोरी करने के इरादे से ही आई थी, लेकिन आपका प्यार पाकर मेरे अंदर का चोर मर गया। आज आपने मेरे लिए जो किया, शायद मेरे अपने सगे माँ बाप और भाई भी मेरे लिए इतना नहीं करते। आप लोगों के प्यार ने मुझे बदल दिया। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था बेटी कि तू अगर मेरी असली बेटी भी ना होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुझे दिल से अपनी बेटी माना है, तेरे अतीत से नहीं, तेरे बदले हुए दिल से मुझे मतलब है। आज तूने साबित कर दिया कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से वही इंसान फिर से अच्छा बन सकता है। आप सबके इस प्यार के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब मुझे अपने किए की सजा स्वीकार है। चलिए राठौड़ साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। शायद यही मेरे पापों का सच्चा प्रायश्चित होगा। पुलिस का काम चोरों को पकड़ना होता है, लेकिन तुम अब चोर नहीं रही। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, जो खुद सच स्वीकार कर ले और सही रास्ता चुन ले, वो अपराधी नहीं, बदल चुका इंसान होता है। आज तुमने अपने अपराध से ज्यादा अपने पश्चाताप का परिचय दिया है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर राठौर पुलिस कर्मियों को इशारा करते हैं। 2 सिपाही हथकड़ियों में जकरे कालू को पकड़कर पुलिस जीप की ओर ले जाते हैं। जाते जाते कालू गुस्से से रीना को घूरता है, लेकिन रीना बिना डरे अपनी नजरें झुका लेती है। राठौर आखिरी बार परिवार की ओर देखते हैं, हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं और फिर पुलिस जीप में बैठ जाते हैं। पुलिस जीप धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। घर के आंगन में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में दर्द नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है। अब तक जो रिश्ता तुमने निभाया वो भले ही एक नाटक था, लेकिन क्या अब उसे सच नहीं बना सकती? क्या तुम हमारी रीना बनकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रह सकती बेटी? रीना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। वह कांपते हुए कदमों से माँ के पास आती है और उनके आंसू पोंछकर उनसे लिपट जाती है। माँ भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लेती है। बरसों से सूना पड़ा उनका आंचल आज फिर भर जाता है। विजय की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह मुस्कुराते हुए अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ रखता है। कविता भी भावुक होकर रीना के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। चारों एक दूसरे के साथ गले लगकर खड़े रहते हैं। बरसों का दर्द, गलतफहमियां और दूरियां आंसुओं के साथ बह जाती है।